हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। और इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम सबसे पहले उसका रिवीजन करेंगे, फिर उसके बेसिस पे जो भी सवाल बनते हैं वो सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद द रिवीजन। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। क्या होता है कि कोई भी मोशन एक प्लेन में जिसके अंदर एक पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की जो कि मूव कर रहा है उसकी डिस्टेंस फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे। अगर इस तरीके का मोशन हो रहा है तो उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। फिर इसके अंदर हमने अलग अलग टर्म्स को डिफाइन किया था। सबसे पहला जो टर्म हमने डिफाइन किया था वो था एंगुलर पोजीशन। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया था? एंगुलर पोजीशन। बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट्स से दिस इज आवर सर्कल और ये हमारी है रेफरेंस लाइन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो किसी भी टाइम पे अगर मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है या फिर एंगुलर पोजीशन बतानी है तो मैं किस तरीके से बताऊंगा? लेट्स से ये मेरा कोई पार्टिकल है P और मुझे इस ऑब्जेक्ट की, इस पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस थीटा इज नोन एज angular position of this particle P with respect to origin and with respect to this reference line. I hope this thing is clear to you. Again, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसको मेजर करने की यूनिट क्या है, रेडियन। डिग्री 1 रेडियन सॉरी 2 पाई रेडियन इट इज इक्वल टू 360 डिग्री इट इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। ये बातें हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टर्म डिस्कस किया था वो था angular displacement. Angular displacement. Angular displacement बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मुझे ये बात पता है कि थोड़े टाइम बाद पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, yes or no, and this would be the position vector of that particle and this is the final position of this particle. तो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये कितना रोटेट कर गया वो चीज मुझे बताती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल कितना है और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा थीटा से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? हल्का सा जुकाम है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े थे। क्या होते हैं एक्सियल वेक्टर? ऐसे वेक्टर जो एक्सिस के अलावा लग रहे हो। कैसे निकालते हैं? जिस भी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो तो जो थंब होगा वो हमको देगा क्या देगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में कर्ल किया, बाहर की तरफ आया तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और पॉजिटिव लेने का कारण भी समझ में आ गया होगा, बाहर की तरफ है प्लस जेड एक्सिस और प्लस जेड एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो हम फिंगर्स को कर्ल करते ऐसे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आता अंदर की तरफ। अंदर की तरफ हम लेते हैं माइनस जेड एक्सिस और माइनस जेड एक्सिस है तो वो नेगेटिव होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगेन इसकी यूनिट क्या है, रेडियन है, डिग्री में भी हम कवर कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहां से मूव करना स्टार्ट किया, कंप्लीट सर्कल करके वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो उसका डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी सेम है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका 0 नहीं होगा। इसने कितना एंगल कवर किया, तो ये जो एंगल है ये है मेरे पास 2 पाई, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 2 पाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक सर्कल बनाता है तो 2 पाई, 2 सर्कल बनाता है तो 4 पाई। इसी तरीके से 2n पाई को हम मल्टीप्लाई करते हुए चीजों को सॉल्व करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तब। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टर्म डिस्कस किया था वो था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट, हमने ये बात कही कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा होगा वैसे वैसे इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे हुआ, तो ये जो थीटा है ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो इस थीटा के चेंज होने की जो रेट है उसको डिफाइन करता है ओमेगा, विच इज आवर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो एंगुलर वेलोसिटी हमको क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। उसकी एंगुलर पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है वो हमको बताता है एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये रेट कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल एक सेकंड में ये मूव किया पाई, नेक्स्ट एक सेकंड में भी ये पाई मूव किया, नेक्स्ट एक सेकंड में भी ये पाई मूव किया, तो उसके जो रेट है थीटा के चेंज होने की वो कांस्टेंट है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी भी मेरे पास कांस्टेंट है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसी के अंदर हमने दो तरीके की एंगुलर वेलोसिटी देखी थी। सबसे पहली जो देखी थी वो थी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज में हम क्या करते हैं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। और नेक्स्ट हमने देखी थी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो ये हो जाता है डी थीटा बाय डी टी। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास रेडियन पर सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ा था वो था, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टर्म पढ़ा था वो था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, बेसिकली सिंपल सी बात, पूरी फिजिक्स में जहां पे भी हम टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसका मतलब होता है एक बार उस चीज को करने का टाइम। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मल्टीपल रिवॉल्यूशन कर रही है, तो एक रिवॉल्यूशन करने का जो टाइम होगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करने का टाइम पीरियड क्या है अर्थ का, 24 आवर्स। अर्थ सन के चारों तरफ भी मूव करती है, तो अर्थ के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है, 365 डेज। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम गया उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट टर्म हमने जो पढ़ा था वो था टाइम पीरियड। और इसके अंदर हमने एक बात देखी थी कि ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। कैसे कि जब ये एक रिवॉल्यूशन कर लेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा 2 पाई, और टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी इज आवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा हो जाएगा डेल्टा थीटा विच इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज कैपिटल टी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन हुए वो हमको बताता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम, नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से या फिर न्यू से डिनोट करते हैं, और
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 बाय टाइम पीरियड। अब यहाँ पे 1 बाय टाइम पीरियड हो जाएगा तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ। तो ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में। 1 बाय टाइम पीरियड कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? 0.5 सेकेंड इसका टाइम पीरियड, इसका मतलब 0.5 सेकेंड में वो एक रिवॉल्यूशन कर लेता है। तो एक सेकेंड में कितने करेगा? 2 रिवॉल्यूशन, तो 1 बाय 0.5 विच इज 2। तो इसीलिए मैंने ये बात कही, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 बाय टाइम पीरियड। तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा? 2 पाई एफ। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टर्म डिस्कस की थी वो थी एंगुलर एक्सेलरेशन। विच इज अल्फा। अल्फा से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। अब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमने ओमेगा को इस तरीके से डिफाइन किया कि थीटा के चेंज होने की रेट जो होती है वो ओमेगा होती है। अब थीटा के चेंज होने की रेट जरूरी थोड़ी है कि कांस्टेंट ही हो सकता है थीटा जिस रेट से चेंज हो रहा है वो भी चेंज हो रही हो। कहने का मतलब थीटा के चेंज होने की रेट ओमेगा है तो ओमेगा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ओमेगा भी चेंज हो सकती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इज माय एंगुलर एक्सेलरेशन। लेट्स से ओमेगा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। लेट्स से पहले ओमेगा थी पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में जो एंगल कवर हो रहा था वो था पाई बाय 2। अब ओमेगा हो गई पाई रेडियन पर सेकंड, तो अब एक सेकंड में जो एंगल कवर होगा वो होगा पाई रेडियन। यस और नो? तो इस तरीके से ओमेगा भी चेंज हो सकती है। कहने का मतलब थीटा के चेंज होने की रेट भी चेंज हो सकती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा हमको कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी तरीके से जिस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमको क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। ओके, इसके अंदर भी हमने दो तरीके के एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था। एक था एवरेज विच इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी which is omega final minus omega initial divided by time period, और दूसरा जो था वो था instantaneous which is d omega by dt। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, पर इसका जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। याद करो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसी तरीके से अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट होगा। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की। ओके, अगर किसी को रिवीजन नहीं करना है तो यहीं से ही लेक्चर स्टार्ट करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सवाल सॉल्व करते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो समझा उसके बेसिस पे। ओके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? क्या बोला है? The angular position of one of the blades of a fan is pi by 6 radian। बेसिकली कोई एक फैन है और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनिशियली जो एंगुलर पोजीशन है एक ब्लेड की, एक पंखे की, जो पंखा जो होता है ना उसकी जो ब्लेड होती है उसकी इनिशियली एंगुलर पोजीशन आपको दे रखी है 5/6 रेडियन। आगे क्या बोला है? इफ द फैन इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब ऑन करके ऑफ कर दिया हाथों हाथ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इतने में क्या हुआ? ये ब्लेड थोड़ा सा आगे खिसक गई और फाइनली जो एंगुलर पोजीशन आई वो आई π/3 रेडियन। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लेड कितना होगा। तो सिंपल सी बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा थीटा विच इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। अब
थीटा फाइनल, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3, फाइनली कितना हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 रेडियन. This would be the angular displacement of the blade. अब एक ब्लेड का इतना है तो सारी उतना ही मूव करेगी, ऐसा तो है नहीं कि ये ज्यादा मूव करेगी और ये वाली कम मूव करेगी. तो सभी ब्लेड का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा पाई बाई 6 रेडियन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, इफ अ मैराथन रनर completes half the distance of a 10 kilometer circular track in 10 minutes and the remaining distance in 40 minutes, what is his angular velocity, average angular velocity. बेसिकली ये उसी तरीके का सवाल है कि कोई एक कंप्लीट डिस्टेंस है d, उसका हाफ डिस्टेंस कुछ वेलोसिटी से कुछ स्पीड से मूव करता है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कुछ स्पीड से मूव करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये उसी तरीके का सवाल है. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं. बेसिकली मेरे पास सिचुएशन क्या है, कोई एक मैराथन रनर है जो यहां से लेके यहां तक जो हाफ डिस्टेंस है वो मूव करता है 10 मिनट्स में. यहां से लेके यहां तक 10 मिनट लगते हैं और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो मूव करता है वो मूव करता है 40 मिनट्स में. तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, व्हाट इज हिज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा एवरेज क्या होता है, ओमेगा एवरेज जो होता है वो होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अगर मैं इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखूं तो इनिशियल भी है फाइनल भी है और एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन किया तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 पाई. तो ये हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना हो गया 10 प्लस 40 विच इज 50 मिनट. अब मिनट हमारे पास ऐसा यूनिट तो है नहीं, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 2 1 2 30 तो ये आ जाएगा पाई बाय 1500 रेडियन पर सेकेंड. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, कंसीडर अ नॉर्मल क्लॉक एंड फाइंड द फॉलोइंग. कोई एक नॉर्मल क्लॉक है और उसमें हमको अलग अलग सवाल पूछे हैं. सबसे पहला सवाल क्या है हमारे पास, सबसे पहला सवाल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर हैंड इन 4 आवर्स. सबसे पहले एक क्लॉक के अंदर अलग अलग चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पता है 12 नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5, this is my 6 7 8 9 10 और ये 11. अब ये पूरा कंप्लीट सर्कल जो होता है ये बनाता है सेंटर के ऊपर 360 डिग्री. हमको ये बात पता है. अगर मुझे दो नंबर्स के बीच में ये एंगल निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा, ये 360 डिग्री है, ओवरऑल 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा 360 डिवाइडेड बाय 12. 12 1s are 12 3s are. This is my 30 degree angle. This is my 30 degree angle. ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए किसी भी क्लॉक के लिए कि दो नंबर के बीच में जो एंगल आता है वो आता है 30 डिग्री. और अगर मुझे 20 मिनट्स में सॉरी 4 आवर्स के अंदर आवर हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो लेट्स से इनिशियली आवर हैंड यहाँ पे था, 4 आवर्स में कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो 30 60 90 120 दिस वुड बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, अगर मैं
फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट के लिए डेल्टा थीटा कितना होगा 120 डिग्री। और अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा है क्या कि इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक जीरो से एक जीरो गया 6 2 6 3 इट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 रेडियन। This would be the angular displacement of the hour and in 4 hours. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सवाल का नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट मुझे निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड इन 80 मिनट्स। 80 मिनट्स के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब 80 मिनट्स में मिनट हैंड कितना मूव करेगा, कैसे मूव करेगा वो समझते हैं। लेट्स से इनिशियली वो 12 पे है तो सबसे पहले 60 मिनट्स में वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल कर लेगा। तो सेकंड पार्ट में डेल्टा थीटा मुझे निकालना है तो सबसे पहले कंप्लीट सर्कल विच इज माय 360 डिग्री। उसके बाद कितना 60 मिनट्स हो गया, मुझे 80 मिनट्स में निकालना है तो 20 मिनट्स और चलेगा, 20 मिनट्स और चलेगा मतलब 4 पे वापस आ जाएगा। तो इस टाइम में ये कितना एंगल कवर करेगा 120 डिग्री। तो 360 प्लस 120 विच इज 480 डिग्री। और अगर मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है विच इज पाई बाय 180, जीरो से जीरो गया 2 9 224 3 3 3 8 तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई बाय 3 रेडियन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके चलिए इसी सवाल का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड इन 80 मिनट्स। ये तो हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड की एवरेज एंगुलर स्पीड, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो सिंपल सी बात, एवरेज एंगुलर स्पीड के लिए ओमेगा एवरेज, सबसे पहले मुझे डेल्टा थीटा लिखना पड़ेगा और टाइम लिखना पड़ेगा। ये जो मिनट हैंड होते हैं, आवर हैंड होते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट ओमेगा से मूव करते हैं। तो बात समझो कि मुझे ये बात पता है कि जो हमारा सेकंड हैंड होता है वो एक पूरा सर्कल करता है 60 सेकंड में। तो डेल्टा थीटा कितना हो गया पूरे सर्कल में 2 पाई, टाइम कितना लगा 60। तो इसकी जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। इसी चीज को आप एक और तरीके से सोच सकते हैं कि ओमेगा हमारे पास क्या होता है 2 पाई बाय टी। यस और नो? तो हमारा जो सेकंड हैंड होता है उसका टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा। तो अगर 12 पे है तो उसको वापस 12 पे आने में कितना टाइम लगेगा 60 सेकंड। तो अगेन ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 60 which is पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है? एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। अगेन वही बात कि आवर हैंड की एवरेज एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फोर्थ पार्ट के लिए ओमेगा एवरेज विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। अब आवर हैंड को पूरा घूम के वापस आने में कितना टाइम लगता है, दैट इज माय टाइम पीरियड। तो 2 पाई बाय टी, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 आवर्स। तो 12 आवर्स होता है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 12। आवर को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट इज आवर एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। इसी तरीके से आपसे मल्टीपल सवाल पूछ सकता है, व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
अर्थ रोटेशन, तो अर्थ को रोटेट होने में कितना टाइम लगता है 24 आवर्स, तो 2 पाई बाय 24 आवर, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। इसी तरीके से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्व होने में कितना टाइम लगता है 365 डेज, तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इस तरीके से उसको सेकंड में कन्वर्ट करके 2 पाई बाय दिस टाइम पीरियड, इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और मल्टीपल सवाल बना सकते हैं। आई होप दीज ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल कंप्लीट्स 1/3 रिवॉल्यूशन इन 0.6 सेकेंड, फाइंड, सबसे पहला क्या है टाइम पीरियड। अब क्या बोला है कि जितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है ना उसका 1/3 ये कवर करता है 0.6 सेकेंड में। अरे 1/3 0.6 सेकेंड में कवर करता है तो पूरा कितना करेगा 0.6 इंटू 3, 1/3 0.6 सेकंड में, नेक्स्ट 1/3 अगेन 0.6, नेक्स्ट 1/3 अगेन 0.6, तो ओवरऑल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 3 विच इज 1.8 सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो जाएगा which is 0.6 into 3 which is 1.8 सेकंड। चलो अगला क्या है, अगला सवाल क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, यस और नो, तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, frequency is 1 by time period which is 1 by 1.8 hertz, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स, दिस वुड बी द फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं इसी का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.8 सेकंड। आफ्टर 1.8 सेकंड वो पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन। फोर्थ पार्ट क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज निकालना है, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा लेट्स से 2 पाई और इस पर टाइम कितना लगा 1.8 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 0.9 रेडियन पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आप चाहते तो 1/3 रिवॉल्यूशन का भी देख सकते थे, टोटल एंगल पूरे रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है, तो 1/3 में कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पे आता 2 पाई बाय 3। अब 1/3 रिवॉल्यूशन देखा तो टाइम भी उसका लेंगे, 2 पाई बाय 3 into 0.6 अगेन 2 पाई बाय 1.8 ही आता, अगेन आपके पास पाई बाय 0.9 ही आता, दैट इज आवर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं एंगुलर पोजीशन, इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, मतलब थीटा क्या दे रखा है, किसी भी पार्टिकल की किसी भी टाइम पे क्या उसकी पोजीशन होगी वो मुझे दे रखी है रेडियन के अंदर। तो सबसे पहला जो सवाल है मेरे पास वो है एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकंड। इन आया है, इन का मतलब क्या होता है एवरेज आपसे पूछा है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछी है 2 सेकंड, ओमेगा एवरेज, इसका मतलब क्या होगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। थीटा फाइनल का मतलब क्या हुआ कि एंगुलर पोजीशन क्या होगी 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे एंगुलर पोजीशन मुझे निकालनी है, तो थीटा फाइनल कितना हो जाएगा, थीटा फाइनल 2 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब, 2 माइनस 2 तो हो गया 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 is 12 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 4 is 32, तो ये हो जाएगा 44 रेडियन। थीटा इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0 पुट करना है, t इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो ये 0 ये 0 ये 0, तो थीटा इनिशियल हमारे पास हो जाएगा
2 रेडियन। तो ओमेगा एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा फाइनल इज 44 माइनस 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा 2, तो ये आ जाएगा 42/2 विच इज 21 रेडियन पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। यहाँ पे हमको दे रखा है एट। एट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछी है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा, सेकेंड पार्ट ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो ये आएगा डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय डी टी तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन -1, इसका हो जाएगा +60 प्लस 12t²। तो ओमेगा एट एनी टाइम t कितना हो जाएगा, 12t² प्लस 60 -1। और मुझसे क्या पूछा है, एट 2 सेकेंड, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 2 सेकेंड। तो ओमेगा एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 12 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2 -1, 2 का स्क्वायर 4, 12 4 12 2 24, 24 × 2 is 48 plus 12 minus 1 which is 59 radian per second. This is our instantaneous angular velocity. I hope this question is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड। इन आया है, इसका मतलब मुझसे क्या पूछा है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा एवरेज। अल्फा एवरेज क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आया था, 12t² प्लस 60 -1। ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या था, 12t² प्लस 60 -1। तो ओमेगा फाइनल क्या होगा, ओमेगा फाइनल मतलब 2 सेकंड पे ओमेगा क्या होगा। तो 2 सेकंड पे अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे 2 पुट करूंगा, 12 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2 -1। तो अभी सॉल्व किया था, ये कितना आया था, 59 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा इनिशियल क्या होगा, ओमेगा इनिशियल मतलब t = 0, ये 0 ये 0, तो ये कितना हो जाएगा, -1। और अगर मुझे अल्फा एवरेज निकालना है तो ओमेगा फाइनल विच इज 59 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 2, तो ये हो जाएगा 60/2 विच इज 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज माय अल्फा एवरेज विच इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलो इसी सवाल का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो हो गया था। एंगुलर एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। एट बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे पूछा है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस पूछा है तो अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। तो डी ओमेगा बाय डी टी मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आगे जाएगा 24t प्लस 6। अब t की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 24 × 2 प्लस 6 which is 48 plus 6 which is 54 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, इफ ओमेगा इज दिस। ओमेगा क्या दे रखा है, √10 + 6 थीटा, और मुझसे पूछा है अल्फा। याद करो लास्ट लेक्चर में, लास्ट में हमने देखा था कि ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा अगर मुझे गिवन में हो तो अल्फा कैसे निकलता है, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। उसी तरीके से जिस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, अगर मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं dv/dt से। लेकिन
अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं v dv by ds। इसी तरीके से अगर मेरे पास ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो मैं लिखूंगा d ओमेगा by dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए। लेकिन अगर मेरे पास ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है तो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा ओमेगा टी ओमेगा बाय टी थीटा। और एक और बात अपने दिमाग में बिठा लो, कई जगह काम आएगी कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, है ना। तो सॉल्व करने पे यही आता है, तो इसको अगर दिमाग में बैठ जाए तो काफी अच्छी बात है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा कितना है, रूट 10 प्लस 6 थीटा। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले रूट आएगा, तो 1 बाय 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा 10 प्लस 6 थीटा। अब चेन रूल के कारण इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 10 का तो 0, 6 थीटा का कितना हो जाएगा 6। तो इससे ये गया 2 1 जा 2 3 जा, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स। मैं पानी भी लेता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स। जो भी टर्म्स हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और जो भी टर्म्स हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो पूरी कैलकुलेशन है इसका जो बेस बनेगा वो हमने पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में। चलिए देखते हैं क्या वो बेस है, किस तरीके से चीजें हो रही है, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले लेट्स से कोई एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है। लेट्स से पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और पार्टिकल की जो फाइनल पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से। लेट्स से पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैंने बोला डेल्टा थीटा। और लेट्स से ये जो आर्क है, मतलब जो डिस्टेंस कवर किया, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं डेल्टा एस से। मतलब ये जो आर्क लेंथ है इसको मैं डिनोट कर रहा हूं डेल्टा एस से। अब बात समझने की कोशिश करेंगे। हमको एक बात बेसिक मैथमेटिक्स से पता है कि ये जो आर्क लेंथ होती है वो होती है r इंटू एंगल बिटवीन दिस। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि डेल्टा एस इज इक्वल टू r इंटू डेल्टा थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स। यहां पे डेल्टा एस क्या है, आर्क लेंथ कह लो, या फिर आर्क लेंथ कह लो, या फिर क्या कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये जो आर्क लेंथ है ये बहुत छोटी है, कहने का मतलब कि ये हल्का सा मूव किया। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिकल यहां से यहां पे, ये जो एंगल बना ये बहुत छोटा बना, तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इफ डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी में,
तो ये हो जाएगा ds इट इज इक्वल्स टू r d थीटा। यस और नो? तो ये जो एंगल होगा ये d थीटा होगा और ये जो आर्क लेंथ होगी छोटी सी, इसको मैंने नाम दिया ds। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे भी dt से डिवाइड किया और यहां पे भी dt से डिवाइड किया। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड। यस और नो? ये हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमारे पास आ गई स्पीड, इट इज इक्वल्स टू r d theta by dt, this is my omega, so v is equals to r into omega। यहाँ पे v क्या है, स्पीड, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड बेसिकली यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एंगुलर स्पीड कहा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। 2 रेडियन पर सेकंड, 4 रेडियन पर सेकंड, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसका रिलेशन स्पीड के साथ क्या होता है, v is equals to r into ओमेगा। और r यहाँ पे क्या है, जिस भी सर्कुलर मोशन, बेसिकली जिस भी सर्कल में मोशन हो रहा है उसकी रेडियस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ये तो हमारे पास रिलेशन आया स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो बेसिकली स्केलर टर्म्स में हमने रिलेशन देखे। अगर हमको वेक्टर टर्म्स में रिलेशन देखने हैं, वेक्टर टर्म्स में किस तरीके से रिलेशन होता है, कहने का मतलब अगर मुझे रिलेशन देखना है वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, तो उसका रिलेशन आपको डायरेक्टली याद करना है। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है और कोई कहीं नहीं पूछेगा। इसीलिए इकलौती चीज जो मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा वो है वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। और वो रिलेशन क्या निकल के आता है, वो रिलेशन निकल के आता है वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा क्रॉस आर। वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा क्रॉस आर। और यहाँ पे v क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और r क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। इसी चीज को मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं कि ये जो रिलेशन हमने देखा है बिल्कुल 100% सही है। कैसे, समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कोई एक पार्टिकल है जो इस तरीके से मूव कर रहा है एक सर्कुलर मोशन। मतलब कोई एक पार्टिकल है जो एक प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। ये इस सर्कुलर मोशन की एक्सिस। यस और नो? अब बात समझेंगे कि अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में होगा। यस और नो? पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा आर वेक्टर, उसका डायरेक्शन ये होगा। और अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, जो थंब होगा वो मुझे देगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। अब मुझे क्या निकालना है, ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड से। सबसे पहले ओमेगा है तो ओमेगा की तरफ फिंगर करो। दूसरा वेक्टर क्या है, क्रॉस आर वेक्टर, तो आर की तरफ इसको बैंड करो। जो थंब होगा वो तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन देगा। तो ओमेगा क्रॉस आर, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है बिल्कुल 100% हमारे पास सही है। सो ओमेगा क्रॉस आर इट इज माय वी वेक्टर। अब अगर आप गौर से देखो, जो हमारा सर्कुलर मोशन है इसके अंदर क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अरे ओमेगा ऐसे और आर ऐसे, तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। आर वेक्टर और वी वेक्टर
आर वेक्टर ऐसे और वी वेक्टर यहाँ पे टेंजेंशियली, तो इन दोनों के बीच में भी जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ओमेगा वेक्टर ऐसे और वी वेक्टर ऐसे, तो अगेन इन दोनों के बीच में भी जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर motion, omega vector will always be perpendicular to r vector and r vector will always be perpendicular to v vector and omega vector will always be perpendicular to v vector। मतलब तीनों वेक्टर आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, जीरो। तो इन तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, कहने का मतलब ओमेगा डॉट आर वेक्टर इट इज इक्वल टू जीरो। आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर विल ऑल्सो बी जीरो एंड ओमेगा वेक्टर डॉट वी वेक्टर विल ऑल्सो बी जीरो। हो सकता है इसके ऊपर ही आपके पास सवाल बन जाए कि ओमेगा वेक्टर दे दिया जाए, आर वेक्टर दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए मतलब इनमें से कोई एक चीज मिसिंग हो सकती है, लेट्स से एक्स कंपोनेंट ऑफ ओमेगा वेक्टर मिसिंग हो सकता है, और आपसे वही बात पूछ ली जाए कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उसको जीरो के इक्वल करना है, जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट में एक दो सवाल ऐसे किए। ओके, तो इस तरीके से भी सवाल आपके सामने बन सकता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा एस क्या है, आर्क लेंथ और डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मेरे पास डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू आर डी थीटा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ds इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब बात समझो कि ये जो डी, ये है मेरे पास ds, ये आर्क लेंथ है ना। अब क्योंकि ये ds बहुत छोटा है तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट बनाता हूं तो भी ये छोटी सी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो आप चाहो तो यहाँ पे ds को क्या लिख सकते हो, ds को आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। हम ये बात नहीं कहते थे कि अगर छोटा सा टाइम पीरियड कर दो तो वो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी। तो अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूं तो ये ds डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा और आर्क लेंथ भी कहलाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारे पास सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ds by dt इट इज इक्वल टू r d थीटा by dt, तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि इनका जो वेक्टर रिलेशन आता है वो आता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये पोजीशन वेक्टर। फिर ये बातें हमने देखी। अब जो हमने पहले पढ़ा उसको यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। हमको ये बात पता है कि ओमेगा और r आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ v इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r इनटू sin 90। sin 90 कितना होता है, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज स्पीड, ओमेगा इनटू r, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगेन आप यहां से प्रूफ कर सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, तो ये तो रिलेशन आया हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। यहाँ पे v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, तो इसको सिर्फ वेलोसिटी बोल लो या इसको हम लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ये रिलेशन आया हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ओके, चलिए इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसी से कुछ और डिराइव करने का ट्राई करते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या आया, v वेक्टर इट इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब वेलोसिटी से अगर मुझे एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dv by dt इट इज इक्वल टू d by dt ऑफ ओमेगा क्रॉस r। याद करो
जब हमने बेसिक मैथमेटिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन उसका ऑर्डर हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। उसका क्या मतलब होता है समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, dv by dt तो हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये u ये v, तो मैं लगा रहा हूं प्रोडक्ट रूल, तो u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, तो u को छोड़ा तो ओमेगा को छोड़ा क्रॉस dr by dt प्लस v को छोड़ा मतलब d ओमेगा by dt क्रॉस r। जो वो बात थी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कि ऑर्डर स्ट्रिक्टली मेंटेन होना चाहिए, उसका मतलब यही होता है कि जब हमने बोला v को छोड़ा तो पहले r नहीं लिखा, पहले इसका डिफरेंशिएशन लिखा, क्रॉस r प्रोडक्ट लिखा, मतलब जिस ऑर्डर में ऊपर लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए, तो हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन आया वो आया ओमेगा क्रॉस dr by dt, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये हमको क्या देता है वेलोसिटी। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही है, मतलब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब जो भी वेलोसिटी होगी वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सी वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी। कैसे समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पोजीशन वेक्टर, अब मुझे ये बात पता है कि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। मैग्नीट्यूड क्या है, रेडियस, रेडियस तो हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब यहाँ पे है तो ये, जब यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब जो भी वेलोसिटी होगी इसके परपेंडिकुलर होगी। और हमको ये बात पता है कि अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो एक टेंजेंट बनाओ, और टेंजेंट रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। So this is the velocity and this is known as rate of change of position vector. So यहाँ पे dr by dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, velocity plus d omega by dt, ये क्या होता है, rate of change of angular velocity, ये क्या होगा, angular acceleration which is alpha vector cross r vector। अब बात को समझो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट आए। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है ना वो घर का सबसे बड़ा मेंबर है। अब इसका काम क्या है कि वेलोसिटी को चेंज करना। हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये बात पढ़ी है कि वेलोसिटी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं या फिर तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक है उसका मैग्नीट्यूड को चेंज करके, एक है उसका डायरेक्शन को चेंज करके, एक है दोनों को चेंज करके। तो मेजर काम हमारे पास क्या है, या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करो या डायरेक्शन को चेंज करो, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे समझो कि एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना, हमको ये बात पता है। अब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो एक्सेलरेशन के ऐसे समझो कि घर का बड़ा मेंबर है और उसके दो बेटे हैं, और एक्सेलरेशन ने दोनों बेटों को काम बांट दिया है। क्या काम बांटा है कि एक को काम दे दिया कि भैया तेरे को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करना है, डायरेक्शन की तरफ देखना भी नहीं है, और एक को काम बांट दिया कि तेरे को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है, मैग्नीट्यूड की तरफ देखना भी नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हुआ, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और एक कंपोनेंट जो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को चेंज करेगा। जो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन के मेरे पास दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है। तो समझ में ये आया कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन के दो बेटे, दोनों बेटों को काम बांट दिया गया।
एक का काम है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, मतलब स्पीड को चेंज करना, और एक का काम है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, मतलब उसके डायरेक्शन को चेंज करना। और इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से एक मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, एक डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब सवाल उठता है कि कौन मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा और कौन डायरेक्शन को चेंज करेगा। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा वो या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। इतनी बात हमको समझ में आती है। चलिए निकालते हैं इन दोनों का डायरेक्शन। सबसे पहली बात, लेट्स से इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ओमेगा किस तरफ, ओमेगा आएगा बाहर की तरफ। तो मुझे ये बात पता है, चलो इसको एक प्लेन में बनाने का ट्राई करते हैं। लेट्स से ये प्लेन है इस तरीके से और पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी हमारे पास आएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ओमेगा किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास आएगा ओमेगा। अब लेट्स से इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है मतलब ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अभी देखा, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है मतलब ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी डायरेक्शन में हमारे पास अल्फा है। ओके, चलिए अब आर वेक्टर को अगर मैं देखूं तो आर वेक्टर का डायरेक्शन हमारे पास ये। चलिए सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं। दिस इज माय ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा है ऊपर की तरफ और v है इस तरफ, तो ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा ऊपर v इधर, तो ओमेगा क्रॉस v कहां आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। अंदर की तरफ मतलब वेलोसिटी ऐसे और एक्सेलरेशन ऐसे, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब ये वो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इसकी बात करते हैं अल्फा क्रॉस आर। अल्फा कहां है, ऊपर की तरफ, आर कहां है, इस तरफ, अरे आर इधर है ना, तो अल्फा ऊपर आर इधर, तो ये आ रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पीड को बढ़ाएगा और घटाएगा। तो स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन हुआ ये इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम AT से डिनोट करते हैं, और इसको हम AC से भी डिनोट करते हैं, AR से भी डिनोट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब दो कंपोनेंट सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा मतलब स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और सेंट्रीपिटल हमेशा उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। अच्छा, अब एक बात समझियो कि ये बात तो हमको दिख रही है ना कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा। इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, और इस पॉइंट पे ऐसे, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो सकता है कांस्टेंट रहे या चेंज होता रहे, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा रहेगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि अगर बॉडी मेरे पास सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा पिक्चर में आएगा। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी देयर इफ अ बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। Okay, so this is the relation between centripetal, tangential and net acceleration. अब एक और कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है कि सर हमको पता कैसे पड़ेगा कि क्या पूछा है। अगर उसने सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन बोला है तो उसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, नेट एक्सेलरेशन पूछना चाह रहा है।
अगर उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछना होगा तो वो लिख के देगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछना होगा तो वो लिख के देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछना होगा तो वो लिख के देगा कि मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिख सकता हूं वो लिख सकता हूं A इज इक्वल टू AT प्लस AC, और अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो AT और AC हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और हमेशा परपेंडिकुलर होंगे तो A क्या हो जाएगा, रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की यहाँ पे बात करो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, अब थोड़ी थोड़ी बातें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में लिख लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको हम AT से डिनोट करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। सो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज responsible for change in speed। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे AT लिखना है तो ये होगा dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसी चीज को आप आसान भाषा में ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। It is defined as rate of change of speed means final speed minus initial speed divided by time taken। चल आगे बढ़ते हैं और बातें देखते हैं। अगर मेरे पास स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि AT और V का डायरेक्शन सेम है। अगर मेरे पास स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि AT और V का डायरेक्शन अपोजिट है। सिंपल सी बात, यही बातें हमने सीखी है। तो if speed increases, it means AT and V have same direction, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, both have opposite direction। I hope this thing is clear to you। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, if speed is constant, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड कांस्टेंट है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम ही यही था कि स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसी का तो मतलब हुआ कि स्पीड जीरो है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज zero। I hope these all things are clear to you regarding tangential acceleration। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो रेडियल डायरेक्शन रखता है। रेडियल डायरेक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि वो रेडियल डायरेक्शन रखता है इसीलिए इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। सबसे पहली बात कि इसका काम क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर change in direction of velocity। ठीक है, चलिए, क्या ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है? नहीं, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन। चलिए, अब इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड towards the center, towards center। चलिए, हमने क्या देखा कि जो AC होता है, AC हमने क्या देखा, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, इसको AC बोलता है, इट इज ओमेगा क्रॉस V। AC को हमने क्या बोला, AC इज ओमेगा क्रॉस V। और अभी हमने ये बात देखी थी कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो ओमेगा और V के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो अगर मुझे AC का मैग्नीट्यूड लिखना है तो ओमेगा इंटू V लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ओमेगा V sin 90 विल बी 1। यस और नो? ठीक है, अब मुझे ये बात पता है कि अभी हमने देखा कि V होता है R इंटू ओमेगा, तो मैं क्या लिख रहा हूं, V को लिख रहा हूं R इंटू ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। चलिए, अगेन मुझे ये बात पता है ओमेगा इंटू V होता है AC। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ओमेगा को लिख रहा हूं V बाई R। तो V बाई R इंटू V दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो AC के हमारे पास तीन फॉर्मूले निकल के आए, V इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू R एंड V स्क्वायर बाय R। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के निकल के आए और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनके ऊपर सवाल बन जाया करते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए, इसी तरीके से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में भी फॉर्मूला निकाल सकते थे। क्या निकल के आया था हमारे पास, AT निकल के आया था अल्फा क्रॉस R। अब मुझे ये बात पता है कि अल्फा या तो ऊपर होगा या नीचे होगा और R हमेशा ऐसे होगा, तो अल्फा और R के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। इफ बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा विल बी परपेंडिकुलर टू R। तो AT का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा R इंटू अल्फा। सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप डायरेक्टली R इंटू अल्फा लिख सकते हो। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो मेजर फंडा हमने क्या सीखा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो स्पीड को चेंज कर सकता है या फिर डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, लेकिन अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा पिक्चर में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होता है V इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर I और V स्क्वायर बाय R। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन को चेंज करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। AT को हम लिख सकते हैं R इंटू अल्फा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है AT, एक होता है AC। तो क्या मैं अगर नेक्स्ट हेडिंग डालूं नेट एक्सेलरेशन, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि A इज इक्वल्स टू AC प्लस AT? यस और नो? और क्योंकि AC और AT सर्कुलर मोशन में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल
ये कोई सर्कुलर मोशन चल रहा है और लेट्स से स्पीड इंक्रीज हो रही है, किसी भी पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इधर, तो 80 इधर और 80 इधर, तो एसी का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, हमने ये बात देखी। तो एसी का डायरेक्शन हमेशा यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो 80 इधर और एसी इधर, यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो 80 इधर और एसी इधर। तो आप ये बात देख सकते हो कि हर पॉइंट पे एसी और एटी के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में इनका रिजल्टेंट आएगा ए। और अगर मैं इस एंगल को फाई बोल रहा हूं तो tan फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास है 80 और बेस है सी विच इज AC। अब मैंने इसको रटने मत बैठ जाना। आपसे सवाल में पूछ लिया एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आप लिख के आ जाओ 80 बाय AC, है ना। तो वो ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो AC बाय 80 हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने का। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल एंड नेट एक्सेलरेशन। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको देख लेते हैं और फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था वो डिफरेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। वहां पे हमने ये बात देखी थी कि कोई भी मोशन यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन कोई भी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होगा जब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है सच दैट उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो वो जो मोशन होगा उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम शॉर्ट में यूसीएम बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया गया, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल such that its speed is constant, then motion of the body is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हम लिख सकते हैं। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो क्या मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये बोल सकता हूं कि ओमेगा विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। अगर मेरे पास ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अल्फा 0 होगा। अगर मेरे पास स्पीड कांस्टेंट है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि 80 0 होगा। अगर मेरे पास 80 0 है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा v स्क्वायर बाय r, या फिर ओमेगा स्क्वायर r, या फिर v इंटू ओमेगा, जो भी हम फॉर्मूला हमारी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और अगर कोई मुझसे नेट एक्सेलरेशन पूछ ले तो नेट एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर होगा, वो होगा v स्क्वायर बाय r व्हिच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r व्हिच इज इक्वल्स टू v इनटू ओमेगा। क्या मैं ये सारी बातें लिख सकता हूं क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अक्सर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में ग्रेविटी भी आ जाता है तो उसकी स्पीड चेंज होती ही होती है।
तो इसीलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि सर्कुलर मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी वेरिंग स्पीड से मूव कर रही है, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो AT हमारे पास 0 नहीं होगा। इसका मतलब अल्फा हमारे पास 0 नहीं होगा। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। AT 0 नहीं होगा और अल्फा 0 नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि चलो ठीक है, वक्तन की बातें हम बाद में करेंगे। ये सारी बातें हुई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग। अगर कोई इसका एग्जांपल पूछ ले तो मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, मतलब वर्टिकल प्लेन में अगर सर्कुलर मोशन कर रही है कोई बॉडी तो वो नॉन यूनिफॉर्म, अक्सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो भी पढ़ा, जो भी समझा, इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, पढ़ते रहिए।